हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। सार्थक नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे जो बार बार विभिन्न प्रकार के एग्जामों में पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम इज आल्सो नोन एज, कि राइबोसोम जो है, राइबोसोम को किस नाम से भी, और मतलब इस राइबोसोम का जो दूसरा नाम है उसको क्या कहा जाता है। तो इसमें है कि कंट्रोलर ऑफ सेल्स, प्रोटीन फैक्ट्री, सुसाइडल वैग, लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो जो कि लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स जो होता है वो होता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को लार्जेस्ट ऑर्गेनल कहा जाता है, जबकि जो कंट्रोलर ऑफ सेल्स को भी आपको जो न्यूक्लियस को ही कंट्रोलर ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो दोनों क्या हो गए, आपके गलत हो गए। दूसरा आता है सुसाइडल वैग। सुसाइडल वैग जो होता है वो लाइसोसोम होता है। क्या होता है, लाइसोसोम को सुसाइडल वैग कहा जाता है, क्योंकि जो लाइसोसोम जो होता है वो हार्मफुल जो फॉरेन बॉडी होते हैं, हार्मफुल फॉरेन बॉडी को क्या करता है, ये फॉरेन बॉडी को क्या करता है, किल करने का काम करता है। ठीक है, तो समझ में आया कि कंट्रोलर ऑफ सेल और लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स को तो हम बोलते हैं न्यूक्लियस। सुसाइडल वैग को हम बोलते हैं आपका लाइसोसोम। क्यों को बोलते हैं, क्योंकि जो भी हमारी बॉडी में हार्मफुल सब फॉरेन बॉडीज जो होती हैं उनको किल करने का या उनको मारने का काम ये करता है। ठीक है, तो अब इसमें जो है कि राइबोसोम क्या है, अब बचता है आपका प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम क्या करता है कि जो है प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। जो इसका जो फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। उसके कैसे कि ये इस राइबोसोम क्या है, टू टाइप्स का होता है। राइबोसोम क्या होता है, टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है आपका कि बाउंडेड राइबोसोम, बाउंडेड, और एक होता है आपका फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो मतलब फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इन साइटोप्लाज्म। जैसे ये सेल है, इस सेल के अंदर, ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक वो होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके सतह पर एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। तो जो रफ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके सरफेस पर इस तरह से राइबोसोम जो है वो बाउंडेड रहता है, और एक रहता है फ्री, इस तरह से साइटोप्लाज्म के अंदर वो फ्रीली रहता है। तो ये तो हो गया आपका फ्रीली वाला, और ये हो गया आपका बाउंडेड वाला। ठीक है, और ये इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। इस वजह से हम इसको राइबोसोम को जो दूसरा नाम है वो है आपका प्रोटीन फैक्ट्री। क्या नाम है, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which spinal deformity is called excessive curvature in thoracic spine। कौन सी स्पाइनल डिफॉर्मिटीज है जिसके कारण थोरेसिक स्पाइन में एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है। कैसा कर्वेचर हो जाता है, एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है। ठीक है, अब इनमें से कौन सा है, लॉर्डोसिस है कि आपका स्वान वेल नेक डिफॉर्मिटीज है,
ये आपका स्क्लेरोसिस है, या आपका काइफोसिस है। ठीक है, तो कौन सा हो सकता है, तो देखते हैं। देखिए लॉर्डोसिस, जो लॉर्डोसिस जो होता है, ठीक है, उसको हम दूसरे नाम, उसका जो दूसरा नाम है वो है हेलोवैक, हेलोबैक भी कहते हैं इसको। इसके अलावा इसको सैडल बैक भी कहते हैं। ठीक है, सैडल बैक भी कहते हैं, और स्वान बैक भी कहते, स्वान बैक, सुए बैक भी कहते हैं। ठीक है, लॉर्डोसिस को हम क्या कहते हैं, हेलोवैक के नाम से भी जानते हैं, सैडल बैक के नाम से भी जानते हैं, और सोए बैक के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और लॉर्डोसिस होता क्या है कि इनवर्ड कर्वेचर, ऑफ लंबर, ठीक है, जो लंबर वाला पार्ट होता है उसका इनवर्ड कर्वेचर हो जाता है, जो मोस्टली कहाँ पाया जाता है, किसके अंदर पाया जाता है, जैसे ओबेसिटी है, ओबेसिटी वाले पेशेंट हैं, या प्रेग्नेंट वुमेन है। ठीक है, इनके अंदर मोस्टली पाया जाता है। जैसे ये आपका ये हो गया, ठीक है, नॉर्मल हो गया। अब इसमें क्या होगा, जैसे ये अंदर की तरफ, किसकी तरफ आ जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा, ऐसे ये जो हमारा लंबर जो होगा वो ऐसे अंदर की तरफ ये आ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं लॉर्डोसिस, इनवर्ड कर्वेचर ऑफ द लंबर स्पाइन का, जो कि मोस्टली ओबेसिटी और प्रेग्नेंट वुमेन में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है इसमें स्वान नेक, तो ये थोरेसिक का लंबर का हो गया, तो ये आपका गलत हो गया। स्वान नेक डिफॉर्मिटीज़, स्वान नेक डिफॉर्मिटीज़ जो होता है वो फिंगर्स का डिफॉर्मिटीज है एक, और इसके अंदर होता क्या है इसके कि हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है। हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है, और हाइपर एक्सटेंशन किसका होगा, जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट जो होता है उसका, किसका, हाइपर एक्सटेंशन प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। ठीक है, इंटरफेरेंजियल जो जॉइंट होता है उसका हाइपर एक्सटेंशन हो जाना। दूसरा इसी में जो डिस्टल पार्ट होता है उसके अंदर क्या हो जाता है, फ्लेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, कहाँ पर, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स के अंदर तो हो जाता है आपका फ्लेक्शन, जबकि प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट के अंदर हो जाता है हाइपर एक्सटेंशन। ये दो कंडीशन उसके अंदर होती हैं, उसको हम स्वान नेक डिफॉर्मिटीज कहते हैं। ठीक है, जैसे ये कोई फिंगर है और ये आपका डिस्टल एंड हो गया, ये प्रॉक्सिमल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो पार्ट है ये तो हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगा, और ये जो होगा वो नीचे की तरफ इस तरह से हो जाता है, आपका फ्लेक्शन हो जाता है और ये एक्सटेंशन हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं स्वान नेक डिफॉर्मिटीज। ठीक है, क्लियर, तो ये भी गलत हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका स्केलियोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्केलियोसिस है। स्केलियोसिस का क्या मतलब होता है, स्केलियोसिस का क्या मतलब है, स्केलियोसिस का मतलब होता है कि लेटरल कर्वेचर, कर्वेचर ऑफ स्पाइन। ठीक है, नॉर्मल ये है जैसे, तो इसका लेटरल कर्वेचर हो जाएगा इस तरह से, लेटरल कर्वेचर हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्पाइन का साइड की तरफ हो जाना, जैसे सीधे है तो उसका थोड़ा सा साइड में हो जाना, उसको हम बोलते हैं स्केलियोसिस। क्लियर, नेक्स्ट आपका, तो ये भी आपका गलत हो गया, तो तीनों ये हो जाते हैं आपके गलत, इनमें से कोई नहीं है। तो काइफोसिस जो हमारा राइट आंसर होता है वो क्या कौन सा है, काइफोसिस। ठीक है, राइट आंसर कौन सा है आपका, काइफोसिस। अब इसमें काइफोसिस होता क्या है, काइफोसिस है इसका जो अदर नेम है उसको हम डाउजर,
अदर नेम जो है इसका हम क्या बोलते हैं, डाउजर हम्प बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसको हंच बैक भी बोलते हैं, हंच बैक भी बोलते हैं, हंच बैक भी बोलते हैं, डाउजर हम्प भी बोलते हैं। और इसमें होता क्या है, आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ थोरेसिक स्पाइन, ठीक है। थोरेसिक स्पाइन का आउटवर्ड कर्वेचर हो जाना, ठीक है, इस तरह से, ये जो है इसको हम बोलते हैं काइपोसिस, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ, डी। समझ में आ गया। ये आपका लंबर रीजन का कर्वेचर होता है इनवर्ड, ये आपका फैलेंजियस का होता है, स्केलोसिलेटरल कर्वेचर होता है, और काइपोसिस आपका थोरेसिक का आपका एक्सेसिव कर्वेचर बोल सकते हैं या आउटवर्ड कर्वेचर बोल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द शेप ऑफ पोस्टीरियर फोंटेनल। पोस्टीरियर फोंटेनल का शेप क्या है। देखिए दो फोंटेनल्स हैं आपके, एक होता है एंटेरियर और दूसरा होता है आपका पोस्टीरियर, ठीक है। एंटेरियर और पोस्टीरियर दो फोंटेनल्स होते हैं। जो एंटेरियर जो होता है, ठीक है, ये होता है आपका डायमंड शेप का, किस शेप का रहता है, डायमंड शेप का रहता है। जबकि जो पोस्टीरियर फोंटेनल है वो ट्राइंगल शेप का रहता है, ट्राइंगल शेप का रहता है। एंटीरियर फोंटेनल को हम ब्रैगमा भी कहते हैं, और जबकि पोस्टीरियर फोंटेनल को हम लैम्बडा कहते हैं, ठीक है। डायमंड शेप का होता है, ब्रैगमा कहते हैं इसको। पोस्टीरियर को हम ट्राइंगल शेप का होता है, जबकि लैम्बडा होता है, उसको लैम्बडा कहते हैं इसको, ठीक है। एंटीरियर फोंटेनल जो है 1.5 साल में बंद हो जाता है, यानी 18 मंथ्स में ये क्लोज हो जाता है। कब क्लोज हो जाता है, 18 मंथ्स में। जबकि पोस्टीरियर जो फोंटेनल है वो आपका 6 वीक्स बोल सकते हैं, या 1.5 महीने बोल सकते हैं, 1.5 महीने, ठीक है। तो क्लियर। तो यहाँ पर समझ में आएगा कि जो फोंटेनल होते हैं एंटीरियर डायमंड शेप का, ब्रैगमा इसको बोलते हैं मतलब अदर नेम में, और 18 महीने में ये बंद हो जाता है। जबकि पोस्टीरियर को ट्राइंगल शेप का होता है, लैम्बडा इसको दूसरा नाम है, 6 वीक में ये बंद हो जाता है। तो इसका पोस्टीरियर का पूछा है, पोस्टीरियर का ये ट्राइंगुलर शेप है, तो ये कौन सा हो गया, ट्राइंगुलर शेप। ये आपका राइट आंसर क्या हो गया, बी। क्लियर। तो ये आपके ये आपके गलत हो गया आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेशन ऑफ मैकबर्नी पॉइंट। मैकबर्नी पॉइंट का लोकेशन क्या है, कि मैकबर्नी पॉइंट जो है कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। देखिए ये लोग मैकबर्नी जो पॉइंट रहता है वो ऐसे है, ये अम्लाइकस हो गया, ये एब्डोमिनल कैविटी हो गई, ठीक है। ये इलियक बॉइन हो गई आपकी इमली, ये क्या हो गया आपका, इलियक बॉइन हो गई, या इलियम बोल सकते हैं इसको। ये एब्डोमिनल कैविटी हो गई, ये आपकी अम्लाइकस हो गया। तो अम्लाइकस से, ठीक है, राइट एट्रियम जो राइट हमारा एंटीरियर पार्ट है, ये राइट साइड हो गया, और ये लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है। अम्लाइकस से 1/3 लेके जाते, पहले तो इस तरह से करेंगे हम इसको, कहाँ पर, एंटीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन, ये कौन सा पार्ट है, एंटीरियर सुपेरियर किसका, इलियक स्पाइन का,
इलियक स्पाइन का एंटीरियर सुपीरियर जो ये पार्ट है, इसमें 1/3 कहाँ से, एब्डोमिन एम्ब्लाइकस से 1/3 यहाँ हो गया ये, और 2/3 यहाँ हो गया। तो जो बीच वाला पार्ट है ये कौन सा पार्ट है आपका, मैकबर्नी पार्ट है। कौन सा पार्ट है, मैकबर्नी। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको हम मैकबर्नी पॉइंट कहते हैं। ये जो मैकबर्नी पॉइंट है इसका जो यूज है, इसको यूज किसके लिए किया जाता है कि टू डायग्नोस अपेंडिसाइटिस। किसके डायग्नोसिस के लिए किया जाता है, अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस के डायग्नोसिस के लिए मैकबर्नी पॉइंट का यूज किया जाता है। और अपेंडिसाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, तब उस कंडीशन में हम इस पॉइंट का यूज करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या था। इसमें यह था कि अपना लोकेशन में 4 सेंटीमीटर अराउंड द अम्बलाइकस, यानी जैसे ये अम्बलाइकस है तो इसके चारों तरफ 4 सेंटीमीटर के दे लिए, तो ये गलत हो गया। ठीक है, मिडवे बिटवीन अम्बलाइकस एंड प्यूबिस सिम्फाइसिस। प्यूबिस सिम्फाइसिस जैसे ये पेल्विस है, ये प्यूबिस सिम्फाइसिस हो गया और ये अम्बलाइकस हो गया, तो मिडवे में इस तरह से, तो ये भी गलत हो गया। मिडवे बिटवीन अम्बलाइकस एंड लेफ्ट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, तो ये क्या बोल रहा है, मिडवे बिटवीन अम्बलाइकस, यहाँ तक सही है, लेफ्ट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, लेकिन हमने क्या बताया था, राइट। तो ये कौन सा किसका बोल रहा है, लेफ्ट, तो ये क्या हो गया, गलत। फर्स्ट देखते हैं कि मिडवे बिटवीन अम्बलाइकस एंड राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, तो ये आपका आंसर क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ए। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइना मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ एंजाइना, ऐसी कौन सी एंजाइना का एंजाइना का कौन सा वो टाइप है जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो इसमें इसके टाइप्स में जैसे स्टेबल एंजाइना है, उसके अलावा वैसोस्पास्टिक एंजाइना है, प्री इन्फेक्शन एंजाइना है, या प्रिंज मेटल एंजाइना है। इनमें से तीनों में से कौन सा ऐसा एंजाइना है जो मोस्ट डेंजरस एंजाइना है। तो स्टेबल एंजाइना क्या होता है, स्टेबल एंजाइना क्या है, स्टेबल एंजाइना क्या है कि ये ज़्यादा जो मतलब हम कोई एक्सेसिव ड्यूरिंग एक्सरसाइज, मतलब हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, या एक्सरसाइज के अकर, इसका हम देख रहे हैं, अकर ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के दौरान ये होता है, और ये प्रेडिक्टेबल होता है। कैसा होता है, प्रेडिक्टेबल होता है। ठीक है, प्रेडिक्टेबल होता है। इसमें क्या होता है, पेन होता है, और प्रेडिक्टेबल पेन होता है। और जो पेन होता है वो अगर कोई जिसको पेन हो रहा है, कोई पेशेंट है, तो उसको हम एडवाइस कर सकते हैं कि रेस्ट करे, और उसको हम एंटीजी देते हैं। एंटीजी का मतलब होता है नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, तो ये इनसे देने से क्या है, जो पेन है वो रिलीव हो जाता है। क्या हो जाता है, रिलीव हो जाता है, उसको पेन से रिलीफ मिल जाता है रेस्ट करने पर, या नाइट्रोग्लिसरीन देने से उसको हम पेन में रिलीफ मिल जाता है। ये और जो स्टेबल होता है, प्रेडिक्टेबल होता है, और ये अगर ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये एक तो ये हो गया। अब जब रिलीफ हो रहा है तो क्या डेंजरस तो हो ही नहीं सकता, तो ये गलत हो गया आपका। दूसरा है आपका, इसके अलावा दूसरे में क्या है, वैसोस्पास्टिक एंजाइना। वैसोस्पास्टिक एंजाइना, इसको वैसोस्पास्टिक एंजाइना को जो है हम वेरिएंट एंजाइना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएंट एंजाइना भी बोलते हैं। ठीक है, वेरिएंट एंजाइना भी बोलते हैं।
वेरिएंट एंजाइना के अलावा इसको हम प्रिंजमेंटल एंजाइना भी कहते हैं। वैसोस्पास्टिक एंजाइना को हम वेरिएंट एंजाइना या प्रिंजमेंटल एंजाइना भी कहते हैं। ठीक है, अब प्रिंजमेंटल एंजाइना या वैसोस्पास्टिक एंजाइना एक हो गए। इनमें लेकिन होता क्या है, ये होता क्यों है कि ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी स्पास्म। ठीक है, जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या है, स्पास्म हो जाता है। स्पास्म क्यों होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से जो है ये इसके अंदर स्पास्म हो जाता है। क्लियर। अब क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी के अंदर स्पास्म हो गया। स्पास्म होने की वजह से उसके अंदर क्या है कि उसको क्या है, जो ब्लड सप्लाई है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाती है, यानी ब्लड सप्लाई बॉडी की डिमांड के हिसाब से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और फिर वहाँ पर उसको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें उसको हम, और ये जो पेन होता है इसमें प्रोलॉन्ग्ड होता है, यानी सीवियर होता है। सीवियर के अलावा ये उसी टाइम पर, सेम टाइम पर होता है। एक जैसे दिन में 2 बजे हुआ है तो दूसरे दिन भी ये 2 बजे ही होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है, तो आपका ये और ये आपका गलत, ए और बी और सी डी जो है गलत हो गया। राइट आंसर आपका जो होता है वो है आपका प्री इन्फ्रक्शन एंजाइना। कौन सा है, प्री इन्फ्रक्शन एंजाइना। इसमें क्या है, इसमें चेस्ट पेन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इस्चेमा। इस्चेमा की वजह से इसका पेन जो होता है, और इस्चेमा कहाँ हो जाता है, मायोकार्डियम में। कहाँ होता है, मायोकार्डियम के अंदर इस्चेमा हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई और डिमांड दोनों का क्या है, इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस, या ये बोल सकते हैं कि इम्बैलेंस बिटवीन द O2 सप्लाई एंड O2 डिमांड। ठीक है, उनकी वजह से जब सप्लाई में इम्बैलेंस हो जाता है तो मायोकार्डियम के अंदर इस्चेमा हो जाता है और उसको प्री इन्फ्रक्शन एंजाइना हो जाता है। ये जो पेन होता है, और वही यहाँ जो इस्चेमा हो रहा है, वही इसका जो मेन कॉज वही है एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक, और इसके अंदर जो इसका जो वो है रिलीफ जो है, इसको रेस्ट या एंटीजी से रिलीव नहीं होता। जो पेन जो है, ना तो रेस्ट से उसको रिलीव मिलेगा और ना ही एंटीजी से उसको रिलीव मिलेगा। तो इसलिए ये क्या है, एक मोस्ट डेंजरस टाइप होता है आपका एंजाइना पेक्टोरिसिस का। ठीक है, क्लियर। तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, सी। नेक्स्ट, इट इज़ द ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ द बॉडी टेम्परेचर आफ्टर डेथ। ये पूछ रहा है कि डेथ के बाद बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, तो इनमें से कौन सा जो है कि जो डेथ के बाद बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो गया, ये इसका कुछ पूछ रहा है। तो इसमें क्या होता है, एल्गोर मोर्टिस, लिवर मोर्टिस, राइगर मोर्टिस एंड हाइपोथर्मिया। तो हाइपोथर्मिया जो है, हाइपोथर्मिया तो आप सब जानते ही हैं कि हाइपोथर्मिया का मतलब क्या होता है, डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर, जब बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है कितने से, लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से जब बॉडी टेम्परेचर डिग्री कम हो जाता है, उसको हम, उस कंडीशन को हम हाइपोथर्मिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लेकिन डेथ के बाद बोला ऊपर से ये, उसके बाद क्या है, राइगर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस क्या है, राइगर मोर्टिस का मतलब होता है कि राइगर का क्या मतलब है, राइगर मतलब रिजिडिटी हो रही है। क्या हो रहा है, रिजिडिटी हो रही है, या बोल सकते हैं स्टिफनेस हो रही है। कहाँ, किसके अंदर हो रही है स्टिफनेस, जॉइंट
और मसल्स के अंदर, जॉइंट और मसल्स के अंदर क्या हो रहा है, रिजिडिटी और स्टिफनेस होती है। ठीक है, और ये जो होती है 1 से 4 आवर बाद, डेथ के जो 1 से 4 घंटे दिन के बाद जो है इसमें जो रिजिडिटी और मसल्स हैं वो स्टार्ट हो जाती है। अब लिवर जो मोर्टिस है, लिवर मोर्टिस का मतलब होता है आपका कि डेथ के बाद ब्लूइश कलर का हो जाना, बॉडी का ब्लूइश कलर का हो जाना, उसको हम बोलते हैं लिवर मोर्टिस। और एल्गर मोर्टिस का मतलब होता है कि टेम्परेचर का डिक्रीज होना आफ्टर डेथ। ठीक है, आफ्टर डेथ, जब डेथ के बाद टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आपका एल्गर मोर्टिस। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होएगा, एल्गर मोर्टिस। क्लियर। नेक्स्ट, इसमें ये पूछा है कि फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज गिवन अलोंग विद, तो जो विटामिन ए जो है किसके साथ दी जाती है, तो विटामिन जो ए है वो मीजल्स के साथ दी जाती है। किसके साथ दी जाती है, मीजल्स के साथ दी जाती है। और कब दी जाती है, 9 मंथ पर। कब दी जाती है, 9 मंथ पर मीजल्स के साथ दी जाती है। और मीजल्स कैसे दी जाती है, एससी रूट से दी जाती है। इसकी डोज कितनी है, 0.5 ml। मीजल्स से हमें प्रिवेंट करती है। ओपीवी 2 ड्रॉप्स देते हैं इसको। ठीक है, एमएमआर हमें 3 डिजीज से प्रिवेंट करती है। कौन सी, मीजल्स। ठीक है, और आपका मीजल्स के अलावा आपका रूबेला, और रूबेला के अलावा आपका मम्स से प्रिवेंट करती है। क्लियर। मम्स में एमएमआर किससे प्रिवेंट करती है, मीजल्स, रूबेला और मम्स से प्रिवेंट करती है। मीजल्स 9 मंथ पे दी जाती है। एमएमआर जो है 16 से 24 दी जाती है। और 2 ड्रॉप ओपीवी दी जाती है। ठीक है, और डीपीटी क्या है, डिफ्थेरिया, परटूटिस और टिटनेस। क्लियर। अब हम जैसे विटामिन ए के बारे में पूछा है तो विटामिन ए के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। विटामिन ए सबसे पहली डोज 9 मंथ पर, फर्स्ट डोज 9 मंथ पर। ठीक है, फर्स्ट डोज 9 मंथ पर दी जाती है। उसके बाद जो डोज हैं, सेकेंड डोज, फर्स्ट से और सेकेंड डोज में जो गैप रहता है वो 9 मंथ का रहता है। कितने महीने का रहता है, 9 महीने का रहता है। तो सेकेंड डोज जो रहेगी वो हमारी 18 मंथ्स पे रहेगी। उसके बाद हर गैप के, हर उसमें डोज के अंदर 6 मंथ का गैप रहेगा। किसका, कितने का रहेगा, 6 मंथ का गैप रहेगा। लगा 18 से फिर नेक्स्ट जब मिलेगी वो होगी आपकी 24 मंथ पर। उसके बाद 24 मंथ के बाद मिलेगी आपकी 30 मंथ पर। उसके बाद मिलेगी आपकी 30 के बाद 36 पर। 36 के बाद मिलेगी आपको 36 के बाद होगी आपकी 42 पर। और 42 के बाद मिलेगी आपकी 48 पर। 48 के बाद मिलेगी 54 पर। 54 के बाद मिलेगी 60 पर। ठीक है, अब डोज कितनी हो गई, एक डोज तो ये गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 डोज भी कितनी हो गई, 9 मंथ पे देते हैं। डोज भी कितनी हो गई, टोटल 9 डोज हो गई। ठीक है, पहले और दूसरे के बीच में गैप कितना हुआ, 9 मंथ का हुआ। फिर दूसरे से लेकर के और 5वीं तक जो मतलब 9 तक जो रहता है गैप रहता है वो 6 मंथ का रहता है। एक चीज़, जो फर्स्ट डोज जो हम देते हैं वो हम देते हैं 1 ml। फर्स्ट डोज कितनी देते हैं, 1 ml। यह हम बोल सकते हैं आपका 1 लाख यूनिट। ठीक है, और सेकंड डोज जो हम देते हैं, सेकंड से लेकर जो और रिमेनिंग जितनी भी रिमेनिंग डोज हैं वो हम देते हैं टोटल 2 ml। यह हम बोल सकते हैं उसको 2 लाख। क्लियर। अब क्वेश्चन कई बार हम ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कितनी डोज, टोटल अमाउंट कितना दिया जाता है या कितनी डोज दी जाती है। तो डोज हो गई कितनी,
शायद 17 हो जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 9 डोज हो जाती हैं, लेकिन अमाउंट कितना देते हैं? तो अमाउंट जो होता है, अमाउंट होता है 1 ml, तो ये हो गया, और बाकी की इनकी की 2 हो गई। तो इनका देख लेते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूना 16 और एक ये, तो 16 और एक 17 लाख। अगर यूनिट में पूछे तो 17 लाख यूनिट, और अमाउंट वैसे कोई ml में पूछे तो कितना होगा, 17 ml। क्लियर? विटामिन ए किससे प्रिवेंट करता है? ब्लाइंडनेस से प्रिवेंट करता है। किससे प्रिवेंट करता है? ब्लाइंडनेस से। ब्लाइंडनेस से ये प्रिवेंट करता है। 17 ml इसके टोटल हुआ है। तो क्लियर हो गया इसका आपका विटामिन ए का। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? मीजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैकेनिज्म बाय विच बॉडी लूज हीट टू द एनवायरनमेंट विदाउट हैविंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज। ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जब हमारी जो बॉडी है, ठीक है, ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जो बॉडी लॉस करती है हीट को, ठीक है, एनवायरनमेंट विदाउट हैविंग, उसका कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, फिर भी अपना जो टेम्परेचर है वो क्या कर रही है, उसको लॉस कर रही है। तो कंडक्शन आप जो है आपका फर्स्ट है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या है? कंडक्शन का मतलब होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कंडक्शन का मतलब क्या है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब कि ये कोल्ड सरफेस है और ये जो है ये हॉट सरफेस है। जब ये हॉट सरफेस इस हॉट सरफेस जब इस कोल्ड सरफेस से टच में आती है, यानी इन दोनों का डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, तो इसका जो टेम्परेचर है इसकी वजह से क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। तो वो होता है आपका कंडक्शन। तो ये तो इसमें क्या पूछ रहा है? विदाउट हैविंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं, तो इसमें क्या हो रहा है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो ये कैसा हो गया आपका? गलत हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका, और ये मोस्टली जो कंडक्शन जो होता है वो मात्र 3% जो है बॉडी का हीट का लॉस करता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब होता है कि सर्कुलेटिंग, जो हमारी जो एयर जो सर्कुलेट होती है उसके द्वारा बाई सर्कुलेटिंग एयर के द्वारा जब हीट का लॉस होता है उसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। और ये 15% जो है एयर का वो हीट का लॉस करता है। जैसे से इसका एग्जांपल हम अगर देख सकते हैं तो इनक्यूबेटर होता है। क्या होता है? इनक्यूबेटर जो होता है उसमें जो सर्कुलेटिंग एयर होती है उसके द्वारा जो बेबी जो है अपना जो लॉस बॉडी जो हीट है उसको लॉस करता है। ठीक, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट रेडिएशन, एवापोरेशन। ठीक है, एवापोरेशन क्या है? ये एक लिक्विड स्टेट होती है। कैसी होती है? कि जब कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट से जब वो वेपर बन जाता है, किस में चेंज हो जाता है? वेपर में। बाष्प जो हिंदी में बोलते हैं, बाष्प में जब चेंज हो जाता है तो लिक्विड कोई सब, जैसे पानी है, पानी को हम गर्म कर रहे हैं, तो जो वो पानी बाद में जब गर्म होने के बाद जब उसमें से जो भाप निकलती है, वेपर जो बाष्प निकल रही है, तो वो क्या कर रहा है? अपनी हीट को लॉस कर रहा है। जो गर्म पानी जो है अपना हीट को लॉस करता है। देखा कि थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाता है। तो वही कंडीशन है, वो उसको हम बोलते हैं एवापोरेशन। एवापोरेशन जो है वो 22% जो है हीट को लॉस करता है। तो ये भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट आप बचता है आपका रेडिएशन। तो यही आपका राइट आंसर है आपका रेडिएशन। इसमें क्या होता है? रेडिएशन में क्या है कि जैसे रेज आती हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट होता नहीं है, बॉडी में लगता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता नहीं है, और उससे जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो लॉस होता है। और ये सबसे ज़्यादा जो बॉडी का टेम्परेचर लॉस करता है 60% में इसका इन्वॉल्व रहता है रेडिएशन के। इसके अलावा भी कई ऐसे ऑर्गन हैं जो बहुत टेम्परेचर को लॉस करते हैं, जैसे आपका लंग्स है,
आपका किडनी है, ठीक है, बाउल है, भाई स्टूल पास के द्वारा बॉडी का टेम्परेचर होता है, यूरिन का पास आउट के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से टेम्परेचर का लॉस होता है। नेक्स्ट, क्लियर आ गया, आपको समझ में आ गया कि हमारा राइट आंसर क्या था, सी, रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोजीशन एडमिनिस्टर्ड पेशेंट विद डिहेशंस, ठीक है। एक कंडीशन होती है डिहेशंस, उस कंडीशन में पेशेंट को कौन सी पोजीशन हम देंगे। देखिए, दो चीज़ होती हैं इसमें, एक होता है डिहेशंस और एक होता है एविसरेशंस। क्या होता है, एविसरेशंस। एविसरेशन, तो सबसे पहले हम ऐसे एविसरेशन से देख लेते हैं, एविसरेशन क्या होता है। एविसरेशन में क्या होता है कि जैसे ये कोई वुंड था और इसमें इस तरह से सूचर्स लगे हुए थे, ठीक है, सूचर्स लगे हुए थे। अब क्या हुआ कि ज़्यादा प्रेशर की वजह से ये सूचर्स क्या ओपन हो गए, ऐसे ज़्यादा सूचर्स थे वो कैसे हो गए, अब ओपन हो गए। और ओपन होकर के जो इसके अंदर जो इंटरनल जो ऑर्गन था, कोई भी ऑर्गन, ठीक है, वो क्या हुआ, अब बाहर की तरफ आ गया। इस जो एविसरेशन में क्या होता है, कोई और वुंड था, उस पर सूचर्स लगे हुए थे और उस सूचर्स से जब ओपन हो जाता है, ब्रेक कर जाते हैं सूचर्स, तो उसमें से जो ऑर्गन था, इंटरनल ऑर्गन, वो बाहर की तरफ आ गया। उस कंडीशन को तो हम बोलते हैं एविसरेशंस। क्लियर, जो कि मोस्टली 5 से 7 दिन आफ्टर सर्जरी जो है ये हो जाता है, बाहर निकल जाना किसी ऑर्गन का, उसको हम एविसरेशन बोलते हैं। और ये मोस्टली या तो होगा ओबेज पेशेंट, जो ओबेज होते हैं उन पर, या प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर मोस्टली ये मतलब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इसमें। दूसरा, डिहिशंस क्या होता है। डिहिशंस में क्या है कि जैसे ये कोई वुंड है, इस पर ऐसे सूचर्स लगे हुए हैं, तो सूचर्स लगे हुए हैं तो उसमें क्या होगा कि सूचर्स इसमें इस तरह से ओपन हो जाते हैं, जो वुंड है वो सूचर्स टूट जाते हैं और वुंड जो है वो ओपन हो जाता है। लेकिन इसमें से कोई भी ऑर्गन बाहर प्रोट्रूड नहीं हो रहा है या कोई भी ऑर्गन बाहर नहीं निकल के जाता है। तो ये तो कंडीशन हो गई आपकी डिहिशंस। और एविसरेशंस का मतलब होता है किसी ऑर्गन का, वो जब सूचर्स का किसी ऑर्गन का बाहर निकल जाना, उसको एविसरेशंस बोलते हैं। क्लियर, ये आ गया, या दोनों वर्ड सब समझ में आ गया। मेन चीज़ है कि इसके इन दोनों ही कंडीशन में उनकी केयर क्या करना है। तो केयर में सबसे पहले देखिए, फर्स्ट जो प्रायोरिटी जो होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी इन दोनों ही कंडीशन में क्या होगी कि पेशेंट को हमें लो फाउलर पोजीशन देते हैं। लो फाउलर पोजीशन देने का एक बेनिफिट्स होता है कि जो एब्डोमिनल प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज प्रेशर ऑन एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमिनल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, जिससे जो सूचर्स लगे हुए हैं वो ब्रेक नहीं होते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में हम लो फाउलर पोजीशन देंगे। सेकंड प्रायोरिटी जो होती है इसमें, अगर इसमें सेकंड प्रायोरिटी देखें तो उस वुंड को हमें क्या करना है, कवर करना है। कवर करना है किसके साथ करना है, स्टेराइल बाउल टॉवल से करना है, ठीक है, स्टेराइल टॉवल से करना है। और वो किसके साथ करना है, जो उसको नॉर्मल सलाइन के साथ हमें क्या करना है, नॉर्मल सलाइन से भीगी हुई एक स्टेराइल टॉवल से हमें उसको क्या करना है, कवर करना है। ये सेकंड प्रायोरिटी में, जबकि फर्स्ट प्रायोरिटी में आपका आता है लोअर फाउल या लो फाउलर पोजीशन, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इसमें लो फाउलर पोजीशन में या तो सेमी फाउलर पोजीशन गलत, हाई फाउलर पोजीशन गलत, सेमी सुपाइन पोजीशन गलत, हमारा आ गया आपका लो फाउलर पोजीशन। राइट आंसर क्या हो गया हमारा, डी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एनाफाइलैक्टिक रेंज। कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है जो एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो एनाफाइलैक्टिक में जैसे आईजी है, आईजीजी जो है वो एक ऐसी इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। किसको क्रॉस कर जाती है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है।
और ये सबसे सबसे ज़्यादा मतलब क्या है, ये प्रेजेंट भी रहती है, मोस्ट एबुडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन है। ठीक है। आईजी जो है, आईजीए आईजीए जो है वो सेकंड मेजर वो होता है, और ये 10 से 13% प्रेजेंट रहती है। और आईजीएम जो है वो तब एक्सपोज होती है जब कोई हमें एंटीजन, जब वो एंटीजन कोई एक्सपोज कर जाता है, एंटीजन एक्सपोज के बाद ये है कि है ये मतलब डिटेक्ट की जाती है। आईजीए कब डिटेक्ट की जाती है, जब वो कोई एंटीजन एक्सपोज होता है, उस कंडीशन में आईजीए जो है डिटेक्ट की जाती है। और ठीक है। और 10 से सॉरी हम आईजीएम पढ़ रहे हैं ना, आईजीएम पढ़ रहे हैं हम। आईजीएम जो है वो एंटीजन एक्सपोज के बाद डिटेक्ट की जाती है। ठीक है। और टोटल 10% जो है उसमें प्रेजेंट रहता है। आईजीए 10 से 13% रहता है। और सबसे ज़्यादा आईजीजी जो है प्रेजेंट रहता है प्लेसेंटा को क्रॉस, एकमात्र इम्यूनोग्लोबिन जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। आईजीए जो आईजीए है वो जो है सलाइवा के अंदर प्रेजेंट रहती है। ठीक है। टीयर्स जिसको आंसू बोलते हैं उसमें, और ब्रेस्ट मिल्क के अंदर प्रेजेंट रहती है। क्लियर हो गया। ब्रेस्ट मिल्क में, टीयर्स में, सलाइवा के अंदर ये प्रेजेंट रहती है। क्लियर। अब आता है कि हमारा क्वेश्चन क्या था, एनाफाइलेक्टिक। तो एनाफाइलेक्टिक के लिए आपकी जो राइट आंसर है आईजीई। आईजी जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल रिएक्शन करती है, एलर्जिक रिएक्शन करती है ये। ठीक है। एलर्जी। और इसका जो, हाँ, इसका इम्यूनोग्लोबिन को याद करने का एक तरीका था है गामडे, GAMDE, गामडे, सॉरी ई है ये। ठीक है। क्लियर हो गया। गामडे, G फॉर IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द क्रेनियल नर्व डिसऑर्डर कॉज बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी के बारे में पूछा गया कि बेल्स पाल्सी कौन सी क्रेनियल नर्व डिसऑर्डर के कारण होता है। तो बेल्स पाल्सी वेगस नर्व, ट्राइजेमल, फेशियल या वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व की वजह, कौन सी, इनमें चारों में से कौन सी वजह होता है। तो वेगस नर्व देखते हैं। तो वेगस नर्व जो होती है वो क्रेनियल नर्व 10th होती है। कौन सी होती है, 10th। और कैसी होती है, ये सबसे लॉन्गेस्ट नर्व होती है, लॉन्गेस्ट होती है। काम कैसे करती है, ये पैरासिम्पैथेटिक काम करती है। पैरासिम्पैथेटिक का काम करती है। ठीक है। और दूसरा सेंसरी और मोटर, सेंसरी और मोटर, इस दोनों का काम करती है। तो वेगस नर्व हो गई, तो लॉन्गेस्ट होती है, पैरासिम्पैथेटिक की काम करती है, और सेंसरी और मोटर दोनों प्रकार की होती है, यानी मिक्स्ड होती है। क्लियर। नेक्स्ट अब आता है ट्राइजेमल। ट्राइजेमल जो है, ट्राइजेमल की वजह से ट्राइजेमल न्यूरोलजिया हो जाता है। क्या हो जाता है, ट्राइजेमल न्यूरोलजिया हो जाता है। और ये जो होता है आपका, जो किसकी ये जो होती है आपकी फिफ्थ जो होती है उसकी वजह से होता है न्यूरोलजिया, इसकी वजह से डिसऑर्डर हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि एक्सेसिव सेंसेशन जो है, सेंसरी जो ब्रांचें हैं वो एक्सेसिव स्टूमुलेट हो जाती है। क्या हो जाता है, एक्सेसिव जो सेंसरी ब्रांच हैं, सेंसरी ब्रांच जो हैं उनका स्टूमुलेशन कैसा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सेंसरी ब्रांचेस का स्टूमुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ट्राइजेमल फिफ्थ जो होती है वो क्रेनियल नर्व होती है। और ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ट्राइजेमल न्यूरोलजिया जो इसके कारण हो रहा है, ट्राइजेमल न्यूरोलजिया में क्या होता है कि पेन होता है। और पेन कैसा होता है, नाइफ लाइक। ठीक है। पेन कैसा होता है, नाइफ लाइक पेन होता है। और इससे क्या होता है कि जैसे कोई टच, जैसे किसी तुम खर्च करते हैं, मान के चलो जैसे चूइंग में प्रॉब्लम आती है, चबाने में।
ठीक है, ड्रिंक में पानी पीने में उसमें दिक्कत आती है, ठीक है, खाना खाने में उसमें प्रॉब्लम्स होती है, तो ये सब करने में, ब्रश करने में दिक्कत होती है। इसके जो हम ट्रीटमेंट में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है इसकी ट्राइमेंजल न्यूरोलजिया की ड्रग ऑफ चॉइस होती है कार्बामेजेपिन होती है, कार्बामेजेपिन जो है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। क्लियर। नेक्स्ट है इसमें वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, ये 8th क्रैनियल नर्व होती है, ठीक है। तो वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व जो है वो एक मिक्स टाइप की नर्व है, और इसमें वेस्टिबुलो जो होती है, वेस्टिबुलर जो इसकी ब्रांच होती है, वेस्टिबुलर ब्रांच वो पोस्चर्स को और बैलेंस को मतलब मेंटेन करती है, जबकि कॉक्लियर जो ब्रांच होती है वो हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो अब आता है हमारा वेल्स पाल्सी। तो हमारा इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो आपका फेशियल नर्व होती है, और फेशियल नर्व इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, जिसके अंदर वेल्स पाल्सी हो जाती है। इसमें क्या कि एक्सप्रेशन लॉस हो जाते हैं, लॉस ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। जो फेस के जो एक्सप्रेशंस हैं वो लॉस हो जाते हैं। जो पेशेंट होता है उसको मतलब वो अपनी आई क्लोज करने में डिफ़िकल्टी होती है उसको, ठीक है, आई क्लोज करने में डिफ़िकल्टी होती है। दूसरा पफिंग ऑफ चीक्स को पफ करने में उसको प्रॉब्लम्स होती है। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं वेल्स पाल्सी। तो क्लियर, राइट आंसर क्या है आपका सी। वेल्स पाल्सी किसकी वजह से होता है, फेशियल नर्व की वजह से होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच हेपेटाइटिस वायरस दैट स्प्रेड बाय फीकल ओरल रूट, कौन सा हेपेटाइटिस है जो फीकल ओरल रूट के कारण होता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है आपका हेपेटाइटिस ए। राइट आंसर कौन सा है आपका, हेपेटाइटिस ए, जो है फीकल ओरल रूट से होता है। इसका मतलब होता है कि जो कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर के कॉन्टामिनेटेड की वजह से हेपेटाइटिस ए हो जाता है। दूसरा हेपेटाइटिस बी जो है, हेपेटाइटिस बी है वो एक पेरेंटल या सेक्सुअल रूट्स की वजह से हो सकता है, पेरेंटल और सेक्सुअल रूट की वजह से हो सकता है, ठीक है। इसका इनक्यूबेशन, हेपेटाइटिस बी का जो इनक्यूबेशन होता है वो 28 से 180 दिन का होता है, जबकि हेपेटाइटिस ए का जो इनक्यूबेशन पीरियड था वो 15 से 45 था दिन। हेपेटाइटिस सी जो है वो कॉन्टामिनेटेड ब्लड की वजह से होता है, कॉन्टामिनेटेड ब्लड, और इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड होता है आपका 5 से 10 वीक। क्लियर। नेक्स्ट जो है आपका हेपेटाइटिस डी, और ये डिपेंड करता है कि बी पर, डिपेंड ऑन हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी पे ये डिपेंड करता है। इनक्यूबेशन 7 से 8 वीक रहता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या था, ए, जो कि किससे स्प्रेड होता है, फीको ओरल रूट से स्प्रेड होता है। तो क्लियर आ गया कि सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखियो, हमारी आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और जिन्होंने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर्स ऑफ ए कम्युनिटी के में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट या हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर्स क्या है, ठीक है। डिसेबिलिटी प्रिविलेंस, साइको सोशल डेवलपमेंट, रिसोर्सेस अवेलेबल। तो सबसे जो हेल्थ स्टेटस को अगर इंडिकेट करने में सबसे मोस्ट है तो वो है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ, कि कितने बर्थ हुए, उन बर्थ में जितने बर्थ हुए उनमें कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, कितने बच्चे जो हैं वो सही हुए, यानी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। लाइव बच्चों पर कितनी डेथ हुई, जितनी डेथ कम होंगी
उतनी ही लाइफ एक्सपेक्ट जो हेल्थ स्टेटस जो है हमारा इंडिकेट करेगा। ठीक है, क्लियर। तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ्रोकोसिस इज यूज ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ, जो एंथ्रोकोसिस है किसके इनहेलेशन के कारण होता है या किसके कारण होता है, जो आपका एंथ्रोकोसिस है वो किसकी वजह से हो रहा है। तो किसकी वजह से होता है, जब सबसे पहले जैसे सिलिकॉन डस्ट पार्टिकल्स है, सिलिकॉन डस्ट पार्टिकल्स की वजह से क्या होता है, सिलिकोसिस, सिलिकोसिस होता है। जबकि कॉटन डस्ट से होता है बाइसिनोसिस। शुगर केन की वजह से क्या होता है आपका, बेगोसिस। इसका याद करने का, शुगर केन, शुगर को किस में करते हैं, बैग के अंदर लेके आते हैं, तो बेगोसिस हो गया। कॉटन डस्ट का बाइसिनोसिस। सिलिकॉन डस्ट किसकी वजह, क्या डस्ट किसकी क्या कर रहा है, सिलिकोसिस। और कोल पार्टिकल्स जो है हमारा क्या कर रहा है, एंथ्रोकोसिस। क्या कर रहा है कोल पार्टिकल, एंथ्रोकोसिस। तो राइट आंसर क्या हुआ हमारा, बी, कोल पार्टिकल्स की वजह से एंथ्रोकोसिस होता है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे फार्मर लंग्स है, वो मोल्डी है की वजह से होता है। मोल्डी है की वजह से क्या होता है, फार्मर लंग्स जो है मोल्डी उसकी वजह से होता है। उसके अलावा जैसे आपका है स्टेनोसिस है, ठीक है, स्टेनोसिस किसकी वजह से होता है, टिन डस्ट से होता है। ठीक है, तो ये सब जो हैं एक ऑक्यूपेशनल डिजीजेस हैं, जिसमें आपका सिलिकोसिस हो गया, बाइसोसिनेसिस हो गया, वेगोसिस हो गया, ठीक है, एंथ्रोकोसिस हो गया, स्टेनोसिस हो गया, फार्मर लंग हो गया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीयर आउट बाय रूट इन द लिटरल मीनिंग। ये टीयर आउट यानी उसको जड़ से किसी को ख़त्म कर देना क्या कहलाता है, तो जड़ से ख़त्म कर देना एरिडिकेशन कहलाता है। एरिडिकेट करना, किसी बीमारी को बाहर निकाल देना, ख़त्म कर देना बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लोटिंग टिप ऑफ द आइसबर्ग रिप्रेजेंट, जो आइसबर्ग में रिप्रेजेंट, जैसे ये आपका आइसबर्ग है, ठीक है, ये आपका इसमें वाटर भरा हुआ है जैसे, और ये आपका आइसबर्ग। तो ये जो फ्लोटिंग टिप है इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग टिप। ये बोलते हैं इसको बोलते हैं मर्ज, जो मतलब पानी में जो मर्ज हो रखी हैं उसको, ठीक है। ये जो ऊपर जो हिस्सा दिखाई दे रहा है उसको फ्लोटिंग टिप बोलते हैं, और नीचे वाले हिस्से को जो है हम क्या बोलते हैं, आपका सब मर्ज पोर्शन बोलते हैं, जो मर्ज हो रखा है, सब मर्ज पोर्शन। अब इसमें ये पूछा गया है कि जो आइसबर्ग ये जो वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टिप जो है, जो टिप जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपका, जैसे जो आउटसाइड वाला पार्ट होता है उसको हम टिप, फ्लोटिंग टिप बोलते हैं। और ये करता है आपका सिम्पेटोमेटिक, और जो डायग्नोस हो चुके होते हैं, जो केस डायग्नोसिस हो चुके होते हैं उनको ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसका जो मोस्टली जो इसका सबसे ज़्यादा इसमें जो पाता है वो डेवलप कंट्रियों में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फ्लोटिंग टिप का जो पैराग्राफ है, या हम बोल सकते हैं इसका जो पोर्शन है, लार्ज पोर्शन इसका फ्लोटिंग टिप का डेवलप कंट्री के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। क्लियर। ज़्यादा होता था, और किसको रिप्रेजेंट करता है, सिम्पेटोमेटिक या डायग्नोस केस होते हैं उनको ये रिप्रेजेंट करता है, या बोल सकते हैं क्लिनिकल केस को ये रिप्रेजेंट कर सकता है। किसके वो, क्लिनिकल केस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। तो इसमें आइसबर्ग किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लिनिकल केस को। बाकी का जैसे अब जैसे इसी सबमर्ज वाला पोर्शन है, किसको रिप्रेजेंट करता है, जो अनडायग्नोज केस हैं, किसको वो करता है ये रिप्रेजेंट, जो अनडायग्नोस्ड केस हैं, जो डायग्नोज नहीं हो चुके हैं या एसिम्प्टोमेटिक हैं, जो छुपे हुए केस होते हैं, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये ज़्यादातर जो है अनडेवलपिंग कंट्री में प्रेजेंट रहता है, जो विकासशील जो होते हैं उनके अंदर ये ज़्यादातर ये मोस्टली पाया जाता है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या हुआ, क्लिनिकल केस को जो है फ्लोटिंग टिप जो है रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है कि आइसबर्ग फिलोमेना के अंदर
कौन सी डिजीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो वो है आपका रूबेला। ठीक है, रूबेला के अलावा वाला है रेबीज, रेबीज के अलावा मीजल्स, और मीजल्स के अलावा है आपका टिटनेस। ठीक है, इन बीमारियों को जो है वो आइसबर्ग फिनोमेना है रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फुल फॉर्म ऑफ लामा। लामा की फुल फॉर्म क्या है? तो लामा की फुल फॉर्म होती है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। तो लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, राइट आंसर हमारा क्या होगा? लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, ये हमारा राइट आंसर होगा ए। यानी कोई पेशेंट है और डॉक्टर ने उसको मना किया है कि डिस्चार्ज न करने से, तो वो क्या करता है कि उसको बिना उस एडवाइस के वहाँ से लीव कर जाता है, उसको हम बोलते हैं लामा। तो लव कोई कुछ होता नहीं है और मेडिक्लेम कुछ होता नहीं है और लीव अगेन ये होता नहीं, तो ये क्लियर हो गया, राइट आंसर हमारा ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज टर्म्ड एज, कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीच के डिफरेंस को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसमें डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर को जो हम बोलते हैं वो पल्स प्रेशर बोलते हैं। राइट आंसर हमारा क्या होगा? पल्स प्रेशर। तो इसको निकालते कैसे हैं? जैसे सिस्टोलिक प्रेशर है हमारा, कैसे निकालेंगे? जैसे सिस्टोलिक प्रेशर है तो उसमें से हम 120 माइनस 80 कितना बचा, बना 40 बचा, तो ये हो गया आपका पल्स प्रेशर 40 mm/Hg। क्लियर। और नेक्स्ट है एपिकल रेट। तो एपिकल रेट को ही ये मोस्ट एक्यूरेट ऐप होती, मोस्ट एक्यूरेट रेट होती है। ठीक है, रेंज कितनी होती है? 60 से बीट्स 100 बीट्स पर मिनट होती है। और पल्स डेफिशिएट का क्या मतलब होता है? पल्स डेफिशिएट का मतलब होता है आपका डिफरेंस बिटवीन एपिकल एंड रेडियल पल्स। एपिकल और रेडियल पल्स के बीच में जो डिफरेंट होता है उसको हम पल्स डेफिशिएट बोलते हैं। और कार्डियक रेट जो होती है वो भी से, ये कार्डियक और एपिकल एक जैसे हो गए। ठीक है, क्लियर। तो राइट हमारा आंसर सिस्टम, इसको क्या हम बोलेंगे? पल्स प्रेशर। तो दोस्तों आज हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में एक्सप्लेन किया। तो आई होप आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी। तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।